नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या इन फ्यूचर में हमारे जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में जो है वो चर्चा होती है। साथ के साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं या कहें कि उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम बहुत गहनता से और बहुत डीपली जो है वो स्टडी करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट का ज़माना गया। जो टीचर कहते हैं कि शॉर्टकट्स में या 2 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, न तो दोस्तों 2 महीने में सिलेक्शन होता है और न 2 महीने में जो है वो कोर्स कंप्लीट होता है। हर चीज़ जो है वो समय मांगती है और समय के साथ साथ जो है वो हार्ड वर्किंग भी जो है वो चाहिए। तो ये जो शॉर्टकट वाली चीज़ें हैं या जो कहने वाली चीज़ें हैं, शॉर्टकट लाइफ में जो है वो कुछ भी नहीं होता है। सब के पीछे जो है वो एक अपनी कहानी होती है, सबके पीछे अपनी एक जो है वो मेहनत छुपी हुई होती है। जो बच्चे सिलेक्शन ले चुके हों उनको भी पता है और जो लेने वाले हैं उनको भी पता है कि किस तरीके से कौन कौन सी मेहनत जो है वो हमें करनी पड़ेगी। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, हर टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा ताकि उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, तो क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए आपका जो है बिल्कुल सही जाएगा। तो इसीलिए हमने जो है वो टारगेट बनाया था कि 2025 में एटलीस्ट उन सब टॉपिक को हम कवर कर सकें जो कि एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो हमने 1 जनवरी 2025 को वादा किया था कि हम जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से पर डे एक क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लेके आएंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो हमारे पास में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हो, चाहे वो हमारे पास में गायनिक का हो, चाहे वो हमारे पास में न्यूट्रिशन का टॉपिक हो, चाहे वो पीडियाट्रिक का हो, चाहे वो हमारे पास में मेडिकल सर्जिकल का हो। हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके आएंगे, उसकी बहुत डीपली स्टडी करेंगे ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको हम जो है वो सही कर सकें। और शुरुआत कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। आज हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली जो है 179 नंबर की जो है वो बुलेट सीरीज कंप्लीट होने वाली है। आधा जो है वो सफ़र हमने तय कर लिया था, हमने पूरे साल जो है वो इसको चलाने का वादा किया था। 365 दिन चलेगी, सेम टाइमिंग सुबह 7 बजे, और इसको हम आप के साथ के द्वारा जो है वो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में दोस्तों टॉपिक रहेगा हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस के बारे में बहुत सारे बच्चे जो है वो जानते भी होंगे और बहुत बार जो है वो अपनी क्लास में पढ़ा भी होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर की कि एग्जाम में किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो जो है वो हाइड्रोसिफेलिस के डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है कि हाइड्रोसिफेलिस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जो है वो ये सारी चीज़ें अकर होती है। दूसरा, आपको इमेज बेस के द्वारा भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलग अलग छोटे छोटे बच्चों की इमेज दे के जो है वो पूछा जा सकता है कि इसमें हाइड्रोसिफेलिस जो है वो कौन सा बच्चा है। तो आपको पता ही है कि हाइड्रोसिफेलिस का दूसरा नाम ही है, या हम कहें इनलार्ज हेड के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसमें क्या होता है, हेड की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब वो हेड की साइज इंक्रीज क्यों हो जाती है? भाई ब्रेन जो हो बढ़ गया उसकी वजह से, या जो स्कल थी वो बढ़ गया उसकी वजह से, या जो ब्रेन के चारों तरफ जो मेनिंजेस थी उसकी तरफ से। भाई 3-4 चीजें ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है या यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो किसमें एबनॉर्मलिटी आई कि हमारे पास में जो हेड है उसकी साइज जो है वो इंक्रीज होगी। भाई कोई ना कोई चीज तो बड़ी होगी तभी तो साइज इंक्रीज हुई। तो वो सारी चीजें हम जो हो पढ़ेंगे। साथ के साथ जो है वो हमारे पास में इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बल्जिंग फ्रंटल किस में दिखाई देने को मिलता है, या फोरहेड, या जो हमारे पास में और कौन कौन से साइन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो साइन सिम्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों इसके मैनेजमेंट से, कि कोई भी बच्चा हाइड्रोसिफेलिस से सफ़र कर रहा है तो आप उसका मैनेज कैसे करोगे या मैनेजमेंट जो है वो कैसे करोगे। इन सब के बारे में जो है वो हम 1 बाय 1 करके जो है वो डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे हमारे पास में दोस्तों डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि हाइड्रोसिफेलिस जो है वो क्या होता है, तो हाइड्रोसिफेलिस जो है वो एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में सीएसएफ है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, जो कि आपको पता है कि बाहर जो मेनिंजेज है, या हम कहें सिंपल भाषा में कि जो हमारे पास में ब्रेन और स्पाइनल कोड है उसके चारों तरफ जो है वो कवरिंग के रूप में हमारे पास में मेनिंजेज प्रेजेंट होती है, या उसका एक आवरण प्रेजेंट होता है। वहां पे सीएसएफ जो है वो सर्कुलेट होता है। कोई भी वाइटल ऑर्गन है उसके पीछे हमारे पास में जो है वो कोई ना कोई फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट होता है। जैसे हमारे पास में पेरिकार्डियल कैविटी होता है, उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। हमारे पास में लंग्स के चारों तरफ जो है वो प्लूरल फ्लूइड भरा होता है।
ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास में ब्रेन के चारों तरफ जो है वो हमारे पास में मेनिंजेस प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारे पास में CSF जो है वो सर्कुलेट होता है। अब होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो है वो एबनॉर्मलिटी आती है। एबनॉर्मलिटी किस तरीके से, या तो CSF ज्यादा सीक्रेट होने लग जाए, ठीक है, या CSF का एब्जॉर्वेशन ना हो, या फिर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि CSF जो है वो उसकी साइज बढ़ जाएगी, या CSF एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, एक जगह इकट्ठा होने लग जाएगा। एक जगह इकट्ठा होने के कारण जो है वो हमारे पास में इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, और CSF जो वेंट्रिकल जो है वो उसका डायलेशन हो जाएगा, और हमारे पास में हेड की साइज जो है वो बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोसेफेलस। क्लियर, ये इंट्रोडक्शन था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक सिंपल भाषा में अगर डेफिनेशन की बात करें कि हाइड्रोसेफेलस जो है वो एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में नॉर्मल CSF है, ठीक है, वो किसी कारणवश जो है वो या तो एक्यूमुलेट हो जाए या उसका सिक्रेशन ज्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाएगा और वेंट्रिकल डायलेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। क्लियर, तो यही डेफिनेशन है। रटना किसी भी चीज को नहीं है, रटी हुई चीज आपको एक दिन याद रह सकती है, 2 दिन याद रख सकती है, हमेशा उस चीज को आप याद नहीं रख सकते। इसलिए कभी भी किसी भी चीज को जो है वो रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि दोस्तों हमें जो है वो CBT देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, वहां पे आपको सब्जेक्टिव नहीं लिखना है, आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आंसर देना है। तो आप एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं तो चलेगा, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो याद रहना चाहिए, और उसी चीज पे मैं सबसे ज्यादा जो है वो फोकस करता हूँ। तो हाइड्रोसेफेलस इज ए कंडीशन characterized by abnormal accumulation of cerebrospinal fluid CSF in the ventricular system of the brain। ventricular system यानी कि जो मैं बार बार मेनिंजेज बोल रहा था, ठीक है ना, उसी को, लीडिंग टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP एंड वेंट्रिकुलर डायलेशन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोसेफेलस जो है वो एक कंडीशन है, हाइड्रोसेफेलस जो है वो एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है, किसका, CSF का, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो है वो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, किसके अंदर, वेंट्रिकल सिस्टम। वेंट्रिकल सिस्टम कौन सा था दोस्तों, कि जो हमारे पास में ब्रेन था, ठीक है ना, और ब्रेन जो स्पाइनल कोड है इसके चारों तरफ जो चीज प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला दोस्तों, वेंट्रिकल सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP जो है वो बढ़ जाएगा और वेंट्रिकल डायलेशन हो जाएगा, यानी कि ये जो चारों तरफ कवरिंग बनी हुई थी इसका जो है वो डायलेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। अब ये CSF कहाँ से सीक्रेट होता है, कैसे इसका सर्कुलेशन होता है, कहाँ पे इसका मूवमेंट होता है, कहाँ इसका एब्जॉर्वेशन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो प्रकाश डाल लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड भी एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 1 बाय 1 करके चलते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास में कि ये हमारे पास में ब्रेन है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ दोस्तों ये हमारे पास में जो है वो ब्रेन है, और ब्रेन में जो है वो ये हमारे पास में जो है वो स्पाइनल कोड आ गई है, ठीक है। अब ये स्पाइनल कोड आ गए, इसके चारों तरफ जो है वो हमारे पास में जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है, क्या होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मेनिंजेज, या लेयर भी बोल सकते हो। अब अगर लेयर की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी लेयर आती है उसको हम, तो आपने सुना होगा दोस्तों, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरिचिनोइड मैटर, ये 3 मैटर आपने सुने होंगे। पहले समझ लो जो मैं कहना चाह रहा हूं, उसके बाद सारी डिटेल से हम समझेंगे। कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और आर्चिनाई मैटर। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो दोस्तों सबसे पहली चीज ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मतलब दूर, ठीक है, तो जो ब्रेन से दूर है, सबसे आउटर वाली लेयर है, उसको हम कहेंगे ड्यूरा मैटर, ठीक है। पाया मैटर मतलब पास, ठीक है, जो ब्रेन के बिल्कुल टच में होती है लेयर, उसको हम कहते हैं पाया मैटर, ठीक है। तो पाया मैटर हो गई सबसे पास, ड्यूरा मैटर हो गई सबसे दूर, तो बीच में कौन सी बची, ऑफ कोर्स एरिचिनोइड मैटर। तो एरिचिनोइड मैटर जो है वो हमारे पास में बीच में होती है, यानी कि अगर इसको हम कहें तो ये हमारे पास में जो है वो सबसे आउटर लेयर आ गई, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ड्यूरा मैटर। अब उसके बाद में जो है वो हमारे पास में बीच वाली लेयर आ गई, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एरिचिनोइड मैटर। उसके बाद में जो है वो हमारे पास में सबसे अंदर वाली आ गई, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पाया मैटर। ये 3 लेयर प्रेजेंट हो गई, कौन कौन सी, फिर से जो हो मैं लिख देता हूं, ये हो गया हमारे पास में ड्यूरा मैटर, अभी और डिटेल से हम इसमें देखेंगे, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ये लो ड्यूरा मैटर, ठीक है, ड्यूरा मैटर। ये हो गया हमारे पास में एरिचिनोइड मैटर, एरिचिनोइड मैटर, और ये हो गया हमारे पास में सबसे अंदर पाया मैटर, ठीक है। ये तीनों चीज होगी, ड्यूरा मैटर, एरिचिनोइड मैटर और पाया मैटर। पाया मैटर सबसे पास में, यहां पे आ गया हमारे पास में ब्रेन, ठीक है,
ये हो गया हमारे पास में ब्रेन और ये लेयर होगी। अब देखो तीनों के बीच में है। अब जो हमारे पास में ड्यूरामेटर है, ठीक है, और जो हमारे पास में पायामेटर है, वहां पे हमारे पास में एक और स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं दोस्तों? सब ड्यूरल स्पेस। तो ये जो हमारे पास में प्रेजेंट रहा इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? सब ड्यूरल स्पेस। ठीक, कहां पे? जो ड्यूरामेटर है और जो अरिचिनॉइड मैटर है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सब ड्यूरल स्पेस। और अरिचिनॉइड मैटर और पायामेटर, ठीक है, अरिचिनॉइड मैटर और पायामेटर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं सब अरिचिनॉइड स्पेस। हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, यानी कि हमारे जाने का तरीका जो है वो क्या है? बाहर से अंदर का है। तो सबसे पहले ड्यूरामेटर, उसके बाद आ गया हमारे पास में अरिचिनॉइड मैटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ड्यूरामेटर, ये अरिचिनॉइड मैटर, और ये हो गया हमारे पास में पायामेटर, ठीक है। तो बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो ड्यूरामेटर के जस्ट आगे क्या हो गया दोस्तों? सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। उसके बाद एरिचिनॉइड मैटर और पायामेटर के बीच में आ गया हमारे पास में सब एरिचिनॉइड स्पेस, सब एरिचिनॉइड स्पेस, जिसके अंदर क्या सर्कुलेट होता है दोस्तों? CSF। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली चीज है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है CSF, ठीक है। और यहां पे ब्रेन बिल्कुल इसके जो है वो टच में रहता है, तो यहां पे कोई स्पेस नहीं होता। एक चीज और आता है एपीड्यूरल। एपीड्यूरल का मतलब जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। तो सब ड्यूरल तो हो गया ये वाला, ठीक है, ये जो कह रहे हो ये तो हो गया सब ड्यूरल। इधर जो बचा वो हो गया एपीड्यूरल, एपीड्यूरल, ठीक है। जब हम एनेस्थेसिया पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत डिटेल से इसमें और देखेंगे कि एपीड्यूरल जो है वो कौन सा होता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास में ब्रेन की जो है वो लेयर आ गई। अब देखो हम चलते हैं यहां पे, बिल्कुल बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। तो सबसे बाहर वाली लेयर आ गई, दैट इज कॉल्ड बोन। ये तो हो गया हमारे पास में बोन, ठीक। अब उसके बाद में क्या आ गया हमारे पास में दोस्तों? सबसे पहली लेयर ड्यूरामेटर। ये जो आप देख रहे हो ये आ गया हमारे पास में दोस्तों ड्यूरामेटर। ये लो, ये जो आप देख रहे हो ये हो गया ड्यूरामेटर। क्लियर? उसके बाद में आ गया हमारे पास में एरिचिनॉइड मैटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में एरिचिनॉइड मैटर, जस्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और सबसे अंदर वाला हो गया दैट इज कॉल्ड पायामेटर, और उसके बाद में चालू हो गया हमारे पास में ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले बोन, उसके बाद ड्यूरामेटर, देन एरिचिनॉइड मैटर, देन पायामेटर और ब्रेन हो गया, ठीक है। अब उसके बीच में जो स्पेस है उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया दोस्तों एपीड्यूरल स्पेस। एपी का मतलब हो गया आउटर साइड, एपीड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर से जस्ट बाहर वाला, यानी कि ड्यूरामेटर और स्कल के बीच में जो प्रेजेंट हो गया उसको हम बोलते हैं एपीड्यूरल, ठीक है। एपीड्यूरल हमारे पास में बहुत काम आएगा जब हम एपीड्यूरल एनेस्थेसिया पढ़ेंगे, उसमें ये चीजें पढ़ेंगे कि एपीड्यूरल किस तरीके से काम में आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास में ड्यूरामेटर है और जो बोन है, उन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। उसके बाद आ गया हमारे पास में ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर और एरिचिनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस आ गया इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। और एरिचिनॉइड मैटर और पायामेटर के बीच में है उसको हम बोलते हैं सब एरिचिनॉइड मैटर स्पेस, जिसके अंदर हमारे पास में जो है वो CSF जो है वो सर्कुलेट होता है। क्लियर हो गया? सारी चीज बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। सब चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर होते हुए जो है वो चलनी चाहिए। अब जो CSF है उसको हम ले लेते हैं। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो एग्जाम में जो CSF से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला तो क्वेश्चन पूछा गया है इस CSF में कि CSF कहाँ फ्लो होता है। तो दोस्तों CSF होता है हमारे पास में सब एरिचिनॉइड स्पेस के अंदर, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। CSF का जो नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें, CSF नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें तो नॉर्मल वैल्यू होती है 125 से लेके 150 ml, यानी कि 125 से लेके 150 ml जो है वो इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर हम पर डे की बात करें कि पर डे कितना सीक्रेट होता है, समझने वाली चीज है, पर डे कितना सीक्रेट होता है। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 500 ml पर डे जो है वो सीक्रेट होता है। अब आप देखो सोचने वाली बात है, पर डे सीक्रेट हो रहा है 500 ml, ठीक है, और नॉर्मल वैल्यू कितनी है 125 से 150 ml, है ना सोचने वाली बात। और यहीं पे बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं, लेकिन जिसने बहुत अच्छे से और बहुत डीपली पढ़ा है वो कभी भी गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों। CSF की नॉर्मल वैल्यू यानी कि CSF जो है हमारे पास में प्रेजेंट कितना होता है, लगभग 125 से लेके 150 ml जो है वो वॉल्यूम होती है, ठीक है। लेकिन पर डे सीक्रेट होता है हमारे पास में 150 ml पर डे। तो सीक्रेट होगा तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब भी होगा,
तभी तो बैलेंस बनेगा। यानी कि 500 ml सीक्रेट होगा तो एब्जॉर्ब भी होगा, तभी तो हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू बनी रहेगी। तो पर डे सीक्रेट भी होता है और पर डे जो है वो एब्जॉर्ब भी होता है। ठीक है, तो अगर हम सीक्रेशंस की बात करें, ठीक है, सीक्रेशंस की बात करें तो ये कहां से सीक्रेट होता है? तो दोस्तों ये कोरोइड प्लेक्सिस, कोरोइड प्लेक्सिस से जो है वो सीक्रेट होता है। अब कोरोइड प्लेक्सिस में आपसे पूछे कि कौन से कोरोइड प्लेक्सिस से, तो दोस्तों हमारे पास में तीनों कोरोइड प्लेक्सिस से, लेटरल कोरोइड प्लेक्सिस, लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, देन थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल दो होते हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा मैं कहूं कि जैसे मेरे आपने मेनिंजाइटिस क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने मेनिंजेज के बारे में बताया था। दो मेनिंजेज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अंदर की साइड में, यहाँ पे मैं लिखो थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये जो है वो हमारे पास में यहाँ पे दो मेनिंजेज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दो मेनिंजेज प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं लेटरल मेनिंजेज, क्योंकि वो लेटरल साइड में होते हैं। अब वो दो होते हैं, राइट वाले को हम राइट लेटरल राइट बोल देते हैं और लेफ्ट वाले को जो है वो लेफ्ट लेटरल बोल देते हैं। क्लियर? अब उसके बाद में दोनों आपस में जो है वो जुड़ती है और किस में जुड़ती है? थर्ड वेंट्रिकल में खुलती है। थर्ड वेंट्रिकल आपस में फिर फोर्थ वेंट्रिकल में खुलती है। ठीक है, जैसे ये दोनों वेंट्रिकल हो गए, ये हमारे पास में थर्ड है, लो मैं तीन ही लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। इसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, ये तो हो गया एक और दो। हालांकि एक और दो ऐसे नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो सामने से देखोगे तो एक और दो दिखाई देंगे, अगर साइड से देखोगे तो एक दूसरे के पीछे छुप जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कान को देखो तो सामने से एक ही कान दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा। ठीक उसी तरीके से, और उसके बाद में ये जो है वो हमारे पास में फोर्थ वेंट्रिकल। तो दो तो हमारे पास में लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, वहां पे हमारे पास में कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, वहां से ये जो है वो सीक्रेशंस होता है। ठीक है, और अगर हम एब्जॉर्वेशन की बात करें, ठीक है, सीक्रेशंस होगा तो एब्जॉर्वेशन भी होगा। तो एब्जॉर्वेशन होता है हमारे पास में वेनस साइनस, वेनस साइनस से जो है वो एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, कौन कौन सी, सीएसएफ कहां पे सर्कुलेट होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, पर डे कितना सीक्रेट होता है, कहां से सीक्रेशंस होता है, एब्जॉर्वेशन कहां से होता है, इनके बारे में काफी बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। और अपनी क्लास लेने के बाद मैं नहीं चाहता कि कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछे लेकिन आपको कोई डाउट रहे। ठीक है, तो यहां से ये जो है वो सीक्रेट होते हैं। क्लियर? ये फ्लो आपको पता चल गया। अब उसके बाद में आता है कि हाइड्रोसिफेलिस क्यों होगा। तो देखो हाइड्रोसिफेलिस क्यों हो सकता है, ये तो अपना नॉर्मल सर्कुलेशन आ गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों वेंट्रिकल है, यहां से जो है लेटरल वेंट्रिकल से सीधा गया हमारे पास में थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में, यहां तक जो है वो सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। ये थर्ड वेंट्रिकल जो फोर्थ वेंट्रिकल जो है फिर सब एरिचोनॉइड स्पेस में पूरा सर्कुलेट होता रहता है। यहां तक ब्रेन में था, अब उसके बाद ये पूरा आउटर सर्कुलेशन में आ जाता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में भी सर्कुलेट होता है। तो ये सब एरिचोनॉइड स्पेस में घूमता रहता है। वहां पे एरिचोनॉइड विलाई या ड्यूरल वीनस साइनस प्रेजेंट होता है, जहां पे एब्जॉर्ब भी हो जाता है और सर्कुलेट भी होता है, और फिर ये वेनस साइनस, वेनस ब्लड में जो है वो चला जाता है। इस तरीके से जो है वो पूरा सर्कुलेट होता है। तो ये चीजें जो है वो आप कंठस्थ कर लीजिए। अब देखो हाइड्रोसिफेलिस क्यों होगा। हाइड्रोसिफेलिस में हमने चीज क्या कही थी दोस्तों, कि सीएसएफ का जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब एक्यूमुलेशन क्यों हो जाएगा, कोई भी चीज का एक्यूमुलेशन क्यों हो जाएगा, तो आपको पता है पहली चीज तो क्या हो सकती है, या तो सीएसएफ ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, यानी कि जो हमारे पास में पर डे 500 ml सीक्रेट हो रहा था, अब अगर वो 800 होने लग जाए तो सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है, एब्जॉर्वेशन तो उतना ही हो रहा है, तो सीएसएफ बढ़ेगा, एक्यूमुलेट होगा, तो हाइड्रोसिफेलिस हो सकता है। या सेकंड चीज क्या होती है दोस्तों, हमारे पास में एब्जॉर्वेशन डिक्रीज है, ठीक है, कि एब्जॉर्ब नहीं हो, ठीक, तो ये हो सकता है। या फिर जो हमारे पास में प्लेक्सिस से आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, सीएसएफ प्रोडक्शन भी उतना ही है, एब्जॉर्ब भी उतना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होता है सेरिब्रल एक्यूडक्ट में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होता है थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल की जो डक्ट होती है। ये देखो यहां पे देख रहे हो, ये थर्ड से फोर्थ के बीच में, ये देख रहे हो ये कितनी छोटी है, ठीक है, ये वाली कितनी छोटी डक्ट है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन यही होता है, जिसको इसे डक्ट को बोलते हैं सेरिब्रल एक्यूडक्ट। तो एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन कहां होता है, तो सेरिब्रल एक्यूडक्ट में होता है। अब देखो थर्ड वेंट्रिकल पे सही तरीके से सिक्रेशन हो रहा था, फोर्थ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ब्रेन के अंदर सीएसएफ जो हो बढ़ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में तो कम हो जाएगा लेकिन ब्रेन के अंदर बढ़ जाएगा। तो ये कुछ रीजन है, इसी के आधार पे हम हाइड्रोसिफेलिस को डिवाइड भी करते हैं, टाइप भी करते हैं। आई थिंक यहां तक सारी चीज समझ में आ गई है, तो आपको हाइड्रोसिफेलिस चुटकियों में समझ में आ जाएगा, उसके टाइप भी समझ में आ जाएंगे, इसके सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर है? चले आगे।
वेरी गुड। अब आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस के जो है वो टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है दोस्तों कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। अब देखो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस क्या होगा? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस का मतलब हो गया हमारे पास में कि जो फ्लो होता है वेंट्रिकल और सब एरिचिनोइड के बीच में जो फ्लो होता है, ठीक है ना, वहां पे जो है वो नॉर्मल है। यानी कि ये जो फ्लो है, ये जो हमारे पास में लेटरल वेंट्रिकल, फिर उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, फिर वीनस, साइनस, सब एरिचिनोइड, इसमें जा रहा है, ठीक है। यहां पे होता है कि नॉर्मल फ्लो है, तभी तो नाम दिया गया है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस का मतलब हो गया है कि सबके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर है। फिर हाइड्रोसिफेलस क्यों होगा? हाइड्रोसिफेलस होगा या तो सीक्रेशन ज्यादा हो जाए या एब्जॉर्वेशन कम हो जाए, ये रीजन। और उसमें भी हमारे पास में सबसे मेन चीज आती है कि एब्जॉर्वेशन कम हो जाता है। सीक्रेशंस कम ज्यादा होना बहुत रेयर टू रेयर, 1 या 2% केसेज में हमें देखने को मिलता है, जबकि एब्जॉर्वेशन जो है वो हमारे पास में 97-98% देखने को मिलता है। यानी कि सीएसएफ का फ्लो जो है वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। जो वेंट्रिकल और सब एरिचिनोइड स्पेस है, ये वेंट्रिकल और ये सब एरिचिनोइड स्पेस है, इसमें कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एब्जॉर्वेशन एंड सीक्रेशन से प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोसिफेलस होगा। क्लियर? तो या तो हमारे पास में जो है वो एब्जॉर्वेशन ज्यादा हो जाए, या फिर जो है वो हमारे पास एब्जॉर्वेशन कम हो जाए, या फिर हमारे पास में जो है वो सीक्रेशन ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो निकल के आती है। अब इसको वन बाय वन करके लेते हैं। देखो सीएसएफ फ्लो बिटवीन वेंट्रिकल एंड सब एरिचिनोइड स्पेस आर नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सीएसएफ का फ्लो वेंट्रिकल अब सब एरिचिनोइड स्पेस में बिल्कुल प्रॉपर रहता है। एबनॉर्मलिटी अकर आउटसाइड द वेंट्रिकल सिस्टम, ये जो हमारे पास में यहां तक है वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल सिस्टम की बात करूं तो यहां तक जो है वो हमारे पास में वेंट्रिकल सिस्टम है। फिर उसके बाद जो है वो सब एरिचिनोइड का जो है वो पार्ट आ जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहां पे एबनॉर्मलिटी किसके अंदर आ गई दोस्तों? एबनॉर्मलिटी अकर आउटसाइड द वेंट्रिकल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इंपेयर्ड एब्जॉर्वेशन ऑफ एरिचिनोइड विलस, ठीक है। यानी कि एब्जॉर्वेशन एरिचिनोइड विलस में जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोसिफेलस होगा। सेकेंड आ जाता है देखो नॉन कम्युनिकेटिंग, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस के नाम से भी जानते हैं। अब आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि सीएसएफ जो है वो नॉर्मल सीक्रेट हो रहा है, नॉर्मल एब्जॉर्वेशन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली जो है वो सबसे कहां होता है? थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में, जहां पे कौन सी डक्ट पाई जाती है? एक्यूडिटल डक्ट पाई जाती है, वहां पे सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो जब थर्ड वेंट्रिकल के और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो सीएसएफ जो है वो आगे नहीं जा पाता है, सब एरिचिनोइड स्पेस में नहीं जा पाएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर ब्रेन के अंदर और मेनिंजेस के अंदर रहेगा, फिर साइज बढ़ जाएगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन विद द वेंट्रिकल सिस्टम, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन कहां हुआ? वेंट्रिकल सिस्टम में। फर्स्ट वाले में कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, बस सिक्रेशन ज्यादा था या एब्जॉर्वेशन कम था, ठीक है। एंड सीएसएफ कैन नॉट फ्लो फ्रीली बिटवीन द वेंट्रिकल, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसके अंदर? वेंट्रिकल सिस्टम के अंदर। अब वेंट्रिकल सिस्टम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो जो सीएसएफ फ्लो कर रहा था कहां पे? लेटरल से फिर थर्ड में, थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में, फोर्थ वेंट्रिकल से सब एरिचिनोइड स्पेस में, वहां पे जो चीजें खत्म हो जाएगी और वो सीएसएफ प्रॉपर्ली जो है फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएगा और हाइड्रोसिफेलस होगा। कॉमन कॉज क्या है? कॉमन कॉज है एक्यूडिटल स्टेनोसिस, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में जो है वो पूछा गया था। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ये बेसिकली हमारे पास में थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो है वो प्रेजेंट होने वाली डक्ट होती है। क्लियर? ये हो गया हमारे पास में नॉन कम्युनिकेटिंग या हम कहें ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस। अब नाम से पता चल रहा है नॉर्मल प्रेशर, यानी कि सीएसएफ का प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा, बस वो वेंट्रिकली इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि सीएसएफ तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, सीएसएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन जो वेंट्रिकल है वो इनलार्ज हो जाएंगे। और ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में ओल्डर एडल्ट में देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट और सेकंड था वो बेसिकली बच्चों में देखने को मिलता है, ये जो है वो हमारे पास में जो है वो ओल्डर एडल्ट में मिलेगा। और यही एक ऐसा हाइड्रोसिफेलस है जो कि ओल्डर एडल्ट में मिलता है। बाकी जितने भी हमारे पास में 5 प्रकार के हाइड्रोसिफेलस आएंगे उसमें कोई भी ओल्डर में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बच्चों में मिलेंगे।
इसके अंदर क्या है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, मतलब प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अकर इन ओल्डर एडल्ट, जो कि मैंने आपको बताया है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सीएसएफ प्रेशर इज नॉर्मल, सीएसएफ का प्रेशर जो है वो नॉर्मल होता है, बट वेंट्रिकल आर इनलार्ज, वेंट्रिकल जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं। और ट्राइड की बात करें कि कैसे पता चलेगा या कैसे जो है वो हमारे पास में, तो इसके अंदर ये जो है वो ट्राइड हमें देखने को मिलेगा। आपसे कोई भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस के अंदर जो ट्राइड है उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास में डिमेंशिया। ठीक है, सबसे पहली चीज डिमेंशिया जो है वो देखने को मिलेगा। सेकंड, गेट डिस्टर्बेंस, गेट डिस्टर्बेंस, डिमेंशिया आपको पता है लॉस ऑफ मेमोरी जो हो जाएगा। गेट डिस्टर्बेंस मतलब चला सही तरीके से नहीं जाएगा, सही तरीके से जो हो बैलेंस नहीं बनेगा, जिसको हम गेट डिस्टर्बेंस के नाम से जो है वो जानते हैं। और लास्ट आता है यूरिनरी इनकंटिनेंस, यूरिनरी इनकंटिनेंस मतलब यूरिन को सही तरीके से होल्ड या कंट्रोल कर पाने की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस। ठीक है, तो ये तीन ट्राइड जो है वो देखने को मिलेगा। क्या क्या चीज, एक होता है हमारे पास में डिमेंशिया, नेक्स्ट होता है हमारे पास में गेट डिस्टर्बेंस, ठीक है, और नेक्स्ट होता है यूरिनरी इनकंटिनेंस। यूरिनरी इनकंटिनेंस जो है वो हमें देखने को जो है वो मिलेगा। ये थ्री टाइड जो है वो याद रखना एनपीएच के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस। अब आ गया हमारे पास में कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस, कुछ कहना ही नहीं है। कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, कंजेनाइटल का मतलब हो गया हमारे पास में जन्मजात, ठीक है, या हम कहें बाई बर्थ, जन्मजात या बाई बर्थ। ठीक है, तो कंजेनाइटल या बाई बर्थ अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में जो है वो जैसे बच्चा पैदा होता है वहां पे हमें जो है वो देखने को मिलता है। और ये बेसिकली स्पाइनोबाइफिडा या एक्यूडिटल स्टेनोसिस या कोई भी हमारे पास में जो है वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से जो है वो होता है। तो ये होता है हमारे पास में प्रेजेंट एट बर्थ ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी, यानी कि जेनेटिक या डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी की वजह से जो हमारे पास में हाइड्रोसिफेलस होता है और जन्म के समय हमें दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, ये स्पाइनोबाइफिडा हो या एक्यूडिटल डक्ट अगर हमारे पास में ड्यूरिंग जो है वो गेस्टेशन पीरियड ही हो जाए तो वहां पे हमें देखने को जो है वो मिलता है। तो चार टाइप हो गए, पहला था हमारे पास में फ्री फ्लो, सेकंड था ऑब्स्ट्रक्टिव, तीसरा हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एनपीएच यानी कि नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस, चौथा हमारे पास में कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलस। लास्ट एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलस होता है दोस्तों किसी भी इंफेक्शन की वजह से या जब हम डिलीवरी करवाते हैं, ठीक है, उस टाइम की वजह से कहीं कोई गड़बड़ हुई उसकी वजह से हाइड्रोसिफेलस होता है, उसको होते हैं एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलस, यानी कि अक्कर आफ्टर बर्थ ड्यू टू इंजरी और इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी इंजरी की वजह से जो है वो हमारे पास में हाइड्रोसिफेलस होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलस। जैसे मेनिंजाइटिस हो जाए, इन्फ्लामेशन इन द मेनिंजेज, या ट्यूमर प्रेजेंट हो जाए या कोई भी हेमरेज प्रेजेंट हो जाए, उसमें हमें देखने को मिलेगा, इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलस। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोजेज ऑफ हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस क्यों होता है, ठीक है, तो बेसिकली आपने मोटा मोटी जो है वो कोजेज देख ली थी कि कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पास में डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या कोई जेनेटिक या जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए या कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाए, तो यही हमारे पास में जो है वो कोजेज आएंगे। वन बाय वन करके जो है वो इसको डिस्कस करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। जिसने पहले जो मैंने शुरुआती में इंट्रोडक्शन वो सारी चीजें बताई थी, अगर वो सारी चीजें अच्छी तरीके से याद है तो आगे की चीजें जो है बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगी या बहुत जल्दी जो है वो हमें याद हो जाएगी। तो कोजेज में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं जो है वो जन्मजात ही कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होता है, जैसे एक्यूडिटल स्टेनोसिस यानी कि थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो ट्यूब प्रेजेंट होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। सेकंड आता है दोस्तों एनटीडी यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट स्पाइनोबाइफिडा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की भी हमने जो है वो ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो क्लास ले रखी है। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं हमारे पास में जो वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल हो या थर्ड वेंट्रिकल हो या फोर्थ वेंट्रिकल हो, कहीं ना कहीं उसमें जो है वो हेमरेज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो है वो हाइड्रोसिफेलस होता है। और ये बेसिकली जो है वो कॉमन प्रीमेच्योर इन्फेंट में देखने को मिलता है, जो प्रीमेच्योर इन्फेंट है उसमें देखने को जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है मेनिंजाइटिस और सीएनएस इन्फेक्शन। ठीक है,
यानी कि मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेज, और ब्रेन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सीएनएस इन्फेक्शन। नेक्स्ट आ गया दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर हो जाए या ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाए, ठीक है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाए, उसकी वजह से जो है वो हाइड्रोसिफेलस होगा। तो ये कोजेज है हमारे पास में हाइड्रोसिफेलस होने के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि किस तरीके से हाइड्रोसिफेलस जो है वो होता है, तो अगर आपने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ ली थी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था तो पैथोफिजियोलॉजी बहुत इजी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, या तो हो जाए ओवर प्रोडक्शन, या हो जाए ऑब्स्ट्रक्शन, या हो जाए इम्पेयर्ड एब्जॉर्वेशन ऑफ सीएसएफ, ठीक है, या तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या जो हो एब्जॉर्वेशन कम हो जाए। अगर ये सारी चीजों में कोई भी एक चीज होगी तो क्या होगा, सीएसएफ जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, कहां पे, वेंट्रिकल के अंदर। सो एक्यूमुलेट ऑफ सीएसएफ इन द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आईसीपी बढ़ जाएगा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, कंप्रेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू, आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो बाकी जो टिश्यू है उसको कंप्रेस करेगा, दबाव डालेगा। ऑफ कोर्स अंदर से प्रेशर, बाहर स्कल है, अब स्कल तो बढ़ नहीं सकती, ठीक है, तो ब्रेन टिश्यू पे जो है वो हमारे पास में क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा। देन न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट एंड ब्रेन डैमेज इफ अनट्रीटेड। अब जैसे जैसे जो हो बढ़ता जाएगा, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो ऑफकोर्स जो हमारे पास में ब्रेन टिश्यू है या न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट जो है वो होगा। ये होगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों हमारे पास में सबसे पहले ले लेते हैं इन्फेंट के अंदर, यानी कि इन्फेंट के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं, और बच्चों के अंदर जो है वो बेसिकली कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। एक तो इन्फेंट, अब इन्फेंट आपको पता है दोस्तों, इन्फेंट होता है हमारे पास में 1 साल से, ठीक है, सॉरी 28 दिन से 28 डेज, या हम कहें 1 मंथ से लेके जो हमारे पास में 1 साल का बच्चा होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों इन्फेंट, ठीक है। अब इन्फेंट में कौन कौन से साइन सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला आ गया हमारे पास में दोस्तों बल्जिंग फोंटेनल, यानी कि जो एंटीरियर फोंटेनल है। फोंटेनल की क्लास भी ऑलरेडी मैंने जो है वो 1 घंटे की बुलेट सीरीज के अंदर ले रखी है। एंटीरियर फोंटेनल कौन सा होता है, पोस्टीरियर फोंटेनल कौन सा होता है, किससे बनता है, कितने समय में जो है वो कंप्लीट भरता है, ये सारी चीजें। तो बल्जिंग फोंटेनल होगा, बल्जिंग फोंटेनल इन द सेंस ये हमारे पास में एंटीरियर फोंटेनल होता है, ये हमारे पास में पोस्टीरियर फोंटेनल होता है, ठीक है। तो जो एंटीरियर फोंटेनल है जो 18 महीने में जो है वो जाके कवर होता है वो बल्जिंग होगा। बल्जिंग इन द सेंस कि वहां पे जो है वो हमें बिल्कुल लचीले वाली चीजें जो है वो दिखाई देगी। बल्जिंग क्यों होगा, क्योंकि साइज बढ़ गई है, अंदर से आईसीपी जो है वो इंक्रीज है, इसकी वजह से वो बल्जिंग होगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये जिस तरीके से हमारे पास में फोंटेनाइल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है हमारे पास में एंटीरियर फोंटेनाइल, ये होता है हमारे पास में पोस्टीरियर फोंटेनाइल। तो ये जो आप देख रहे हो ये फोंटेनाइल है। अब देखो ये अगर इसकी साइज जो है बढ़ गई तो हमारे पास में ये जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये जो एंटीरियर फोंटेनाइल है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिर वहां पे जो है वो बल्जिंग दिखाई देगी, वो बहुत ज्यादा। नॉर्मल तो जो है वो हमें पल्स फील जैसा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा होगा उसको हम बोलते हैं बल्जिंग फोंटेनाइल, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये सारी चीजें, ये हो गया बल्जिंग फोंटेनाइल। देन उसके बाद आता है हमारे पास में रैपिड इंक्रीज ऑफ हेड सर्कमफ्रेंसेस। हेड सर्कमफ्रेंसेस क्या होता है, यानी कि जो हम देखते हैं हेड सर्कमफ्रेंसेस मतलब ये वाला जो इसका जो डायमीटर है इसको हम हेड सर्कमफ्रेंसेस कहते हैं। चेस्ट सर्कमफ्रेंसेस होता है जो चेस्ट के चारों तरफ डायमीटर है उसको हम चेस्ट सर्कमफ्रेंसेस कहते हैं। आपको होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम दोनों चेक करते हैं। तो इंक्रीज हेड सर्कमफ्रेंसेस, जो हमारे पास में हेड सर्कमफ्रेंसेस है वो रैपिडली या बहुत तेज गति से जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि हाइड्रोसिफेलस का जो है वो साइन है। उसके बाद डायलेटेड स्कैल्प वेन, यानी कि जो हमारे पास में स्कैल्प की वेन है वो डायलेटेड होती है। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो इस बच्चे के बिल्कुल जो है वेन बिल्कुल डायलेटेड दिखाई दे रही है, तो स्कैल्प वेन जो है वो डायलेटेड होता है। नेक्स्ट आता है सन सेटिंग आइज। सन सेटिंग आइज मतलब यानी कि डाउनवर्ड जो है वो डेविएशन हो जाता है आई का, ठीक है, डाउनवर्ड डेविएशन ऑफ आईज। क्यों, क्योंकि अंदर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो वो प्रेशर लगाता है तो आई जस्ट नीचे की तरफ हो जाते हैं। ये देखो ऐसे तरीके से जो है वो हमारे पास में आई जो है वो देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं सन सेटिंग आइज। और ये एग्जाम में जो है वो इमेज के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इरिटेबिलिटी। बच्चा जो है वो हमेशा इरिटेट रहेगा, हमेशा रोता रहेगा। नेक्स्ट पुअर फीडिंग,
बच्चा जो है वो सही तरीके से फीड नहीं ले पाएगा। और लिथार्जी, बच्चा जो है वो काफी ज्यादा लेजी या लिथार्जी रहेगा। ये क्लिनिकल फीचर्स है हमारे पास में हाइड्रोसिफेलस के इन्फेंट के अंदर, अगर बच्चा 1 महीने से लेके 1 साल का है तो। अब अगर आप बच्चों की अगर बात करें, चिल्ड्रन में या एडल्ट में, यानी कि 1 से 3 साल टोडलर में या 3 से 6 साल के बच्चों में बात करें, तो उसमें हमें जो है वो क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला साइन सिम्टम्स आ गया दोस्तों हेडेक। और हेडेक भी दोस्तों मॉर्निंग के टाइम पे सबसे ज्यादा हेडेक होता है। बच्चा जो है वो सुबह उठते ही कहेगा कि सिर दर्द हो रहा है, ठीक है। अब 4-5 साल का बच्चा तो कह ही सकता है, तो हेडेक जो है वो देखने को मिलेगा। एंड सेकंड आ गया नोजिया, वोमिटिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी। अब प्रेशर बढ़ रहा है, आई पे प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ब्लड या फिर डबल विजन दिखाएगा, या तो जो है वो देखने में धुंधला दिखाई देगा उसको, ठीक है। वो बच्चा कंप्लेंट करेगा कि मुझे सही साफ दिखाई नहीं दे रहा, या डबल विजन, कोई भी चीज जो है वो डबल दिखाई देगी। नेक्स्ट बैलेंस प्रॉब्लम, ठीक है, चलने में जो है उसको दिक्कत आएगी, अपना बैलेंस बनाने में जो है वो दिक्कत आएगी। और मेंटल डिक्लाइन होता है, मेंटल डिक्लाइन इन द सेंस कि उसको याद करने में या जैसे कि मेमोरी से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम आएगी। ये बेसिकली जो है वो एल्डर में देखने को मिलेगा, डिमेंशिया, क्योंकि डिमेंशिया में हमारे पास में जो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस था उसमें 3 ट्राइड्स थे। कौन कौन सा? डिमेंशिया, गेट डिस्टर्बेंस एंड यूरिनरी इनकंटिन्यूंस। याद रखना, काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट गेट डिस्टर्बेंस होगा, यानी कि चलने में जो है वो दिक्कत आएगी, यानी कि वही बैलेंस और गेट जो है वो प्रॉब्लम आएगी। और नेक्स्ट यूरिनरी इनकंटिनेंस, यूरिनरी इनकंटिनेंस स्पेशली जो है वो एनपीएच में दिखाई देता है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस में जो है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर हम बात करें तो कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो ही पता चल जाएगा कि हेड की साइज जो है वो बड़ी हुई है। अदरवाइज उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, लंबर पंचर, आईसीपी, ये सब चीजें जो है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज आगे दोस्तों हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो हो बेसिकली इन्फेंट में जो है वो हेल्पफुल होता है, ओपन फॉन्टेनाइल होता है, तो हमें पता चल जाएगा और इससे हम पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोसिफेलस है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों सीटी स्कैन करवाएंगे हेड का। सीटी स्कैन कराएंगे तो हमारे पास में जो वेंट्रिकल है वो डायलेटेड दिखाई देगी, या जो वेंट्रिकल है उनकी साइज जो है वो बड़ी हुई मिलेगी, शो इनलार्ज वेंट्रिकल। नेक्स्ट हम करवाते हैं दोस्तों एमआरआई। एमआरआई में क्या होगा दोस्तों कि जो हमारे पास में सारी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो बड़ी हुई मिलेगी, डिटेल इंफॉर्मेशन हमें जो है वो मिलेगी, डिटेल इमेजेस ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों लंबर पंचर, ठीक है। लंबर पंचर में हम जो है वो सीएसएफ मेजर करते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों इट नॉट डन इन एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस। सडनली ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस उसमें चेक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस है तो वो स्पाइनल कॉर्ड वाला तो शो करेगा हमारे पास में डिक्रीज प्रेशर, लेकिन जो ऊपर की चीजें हैं वो हमारे पास में क्या करेगी? इंक्रीज प्रेशर। यही तो है, देखो ध्यान से, यही तो मैंने बार बार बताया था, ये हमारे पास में जो है वो स्ट्रक्चर थी। अब यहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कहां पे? यहां पे हमारे पास में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो यहां तो प्रेशर ज्यादा मिलेगा, लेकिन यहां प्रेशर जो है वो कम मिलेगा। तो इसकी वजह से जो एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव हमारे पास में हाइड्रोसिफेलस है उसमें हम लंबर पंचर जो है वो नहीं करते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारे पास में डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किस तरीके से करोगे? तो दोस्तों बेसिकली न तो मेडिकल मैनेजमेंट से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, न और ज्यादा चीजें काम आती है, इसका सर्जिकल मैनेजमेंट जो हो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट जो हो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम बेसिकली 2 सर्जिकल प्रोसीजर हम जो है वो प्रेफर करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले आ गया वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट, जिसको हम वीपी संट के नाम से जानते हैं, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल संट, वीपी संट के नाम से जानते हैं, और सबसे ज्यादा प्रेफर ट्रीटमेंट यही होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे? कुछ भी नहीं याद नहीं रखना। इसमें क्या है? वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकुलर कहाँ है? ब्रेन के अंदर। हम हार्ट वाले वेंट्रिकुलर की बात नहीं करें, हम बात करें ब्रेन वाले की। तो ब्रेन में वेंट्रिकुलर आपको पता ही है कहाँ पे? लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो वहां पे हम दोस्तों वेंट्रिकुलर एंड पेरिटोनियल, वेंट्रिकुलर और पेरिटोनियल के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन बना देते हैं पेरिटोनियल कैविटी में। तो अगर वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होगा तो वो सीधा पेरिटोनियल कैविटी में डायरेक्टली चला जाएगा वो सीएसएफ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल संट, ठीक है।
ट्यूब ड्रेन CSF फ्रॉम वेंट्रिकल टू पेरिटोनियल कैविटी, यानी कि ट्यूब डाल देते हैं जो कि CSF को ड्रेन करती है, कहां से, वेंट्रिकल से लेके पेरिटोनियल कैविटी तक। और सबसे मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट यही होता है। काफी बार जो है वो इसके बारे में जो है वो पूछा गया है, इमेज बेस के द्वारा भी या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल संट, ये देख रहे हो आप, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो क्रेनियम में एंट्री करके यहाँ पे हमने एक कैथेटर डाल दिया। वो कैथेटर जो है वो सीधा कहाँ पे डाल दिया हमने, पेरिटोनियल जो कैविटी है वहां पे डाल दिया। तो अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वो सीधा CSF जो है वो कहाँ पहुंचा देंगे, पेरिटोनियल कैविटी में। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट, और ये सबसे ज्यादा जो है वो किया जाता है, पहला प्रोसीजर। सेकेंड प्रोसीजर आता है हमारे पास में एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोटोमी। ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में CSF जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करा था, यानी कि जो डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी थी वहां पे हम बाईपास कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ETV, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलर, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलर। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि क्रिएट ए बाईपास फॉर CSF फ्लो इनसाइड द ब्रेन, डायरेक्ट जो है वो बाईपास बना देते हैं। स्पेशली इन नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस में क्या था कि जो थर्ड वेंट्रिकल और जो फोर्थ वेंट्रिकल थी उनके बीच में जो है वो प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहां पे हम डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन बना देते हैं, यानी कि वो जो ट्यूब है उसको हम ओपन कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलो, ठीक है, वेंट्रिकुलोस्टोमी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी जो ICP है उसको हम मेंटेन करने के लिए हम मेडिकल मैनेजमेंट में करते हैं। उसमें हम एसिटाजोलामाइड और फ्रूसामाइड देते हैं। आपको पता ही है ये डायरेटिक होती है, जो कि जो हमारे पास में CSF प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा जो है वो डिक्रीज कर देती है, यानी कि डायरेटिक टॉलरेंस CSF प्रोडक्शन ये शॉर्ट टर्म यूज में की जाती है। और अगर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, जैसे कि मेनिंजाइटिस था, ठीक है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक इफ हाइड्रोसिफेलस इज ड्यू टू इन्फेक्शन, आपने देखा था कि जो कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस है वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था, तो अगर इन्फेक्शन की वजह से हाइड्रोसिफेलस हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक देंगे, साथ के साथ जो है वो हम डायूरेटिक देंगे, और स्पेशली एसिटाजोलामाइड और फ्रूसामाइड देते हैं। अच्छा, इंक्रीज ICP है उसमें हम जो है वो डायूरेटिक के रूप में जो है वो मैनिटोल काम में लेते हैं, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट हम करते हैं प्री ऑपरेटिवली, क्या करेंगे, यानी कि सर्जरी से पहले हम जो है वो क्या मैनेजमेंट करेंगे। भाई अपन VP शंट कर रहे हैं या ETV कर रहे हैं तो उसमें हम जो है वो क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो प्री ऑपरेटिव में आपको पता है मॉनिटर वाइटल साइन एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो है वो चेक करेंगे, एंड मेजर हेड सर्कमफ्रांसेस डेली, ठीक है, डेली हेड सर्कमफ्रांसेस चेक करेंगे, हेड का डायमीटर जो है वो डेली चेक करेंगे, ठीक है, इन्फेंट के अंदर। एंड पोजीशन हेड मिड लाइन टू प्रोमोट ड्रेनेज, ठीक है, यानी कि हेड को जो है वो मिड लाइन में रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ड्रेनेज हो सके। एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से जो है वो प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे। ये तो हो गया हमारे पास में प्री ऑपरेटिवली। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिवली में हम क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं। इसमें हम बेसिकली पोस्ट ऑपरेटिव में आपको पता है कि जो हमने संट डाला, चाहे वो हमारे पास में VP संट था, चाहे वो हमारे पास में ETV संट था, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ संट की जो है वो केयर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मॉनिटर फॉर संट माल फंक्शन, यानी कि हम मॉनिटर करेंगे कि जो हमारे पास में संट डाला हुआ था, ठीक है, VP संट था या ETV था, वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं वो तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेगा, यानी कि वॉमिटिंग हो, ड्रोसीनेस हो, इरिटेबिलिटी हो, ये सारे के सारे इंडिकेशन कर रहे हैं कि संट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इनका हम जो है वो मॉनिटर करेंगे। अगर वॉमिटिंग जैसी कंडीशन या ड्रोसीनेस या इरिटेबिलिटी वाली चीजें दिखाई देगी तो हम तुरंत जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। एंड वॉच फॉर साइन संट इन्फेक्शन, संट इन्फेक्शन के जो भी साइन है उसको हम वॉच करेंगे। अब कोई भी इन्फेक्शन का साइन होता है तो आपको पता ही है, फीवर है, रेडनेस साइड पे जो है वो रेडनेस दिखाई देगी जहां पे हमने संट डाला है। नेक्स्ट, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक्स, एसेप्टिक टेक्निक्स को जो है वो हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आता है एलिवेटेड हेड ऑफ बेड एटलीस्ट 30 डिग्री, यानी कि हेड को जो है वो लगभग 30 डिग्री जो है वो ऊपर उठा के रखेंगे। अगर कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं लिखे हैं तो, अगर हेड को ऊपर उठाने के लिए मना किया गया है तो हम नहीं उठाएंगे, अदरवाइज हम 30 डिग्री तक जो है वो ऊपर उठा सकते हैं।
एंड एजुकेट पेरेंट्स टू साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जो भी हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन के साइन है वो सारे के सारे जो है वो हम एजुकेट करेंगे पेरेंट्स को, कि अगर इरिटेबिलिटी हो या चलने में दिक्कत आए, गेट डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, अगर विजन में कोई प्रॉब्लम आए, तो ऐसी कोई भी जो है ये सब कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करते हैं, तो आप तुरंत जो है वो हमें इन्फॉर्म करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। अगर आपने हाइड्रोसिफेलस को जो है वो ट्रीट नहीं किया गया है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, ठीक है, या अगर ट्रीट कर भी दिया है देन उसके बाद जो है वो सर्जरी भी कर दी है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन तो आता है दोस्तों संट ब्लॉकेज, यानी कि जो हमने संट डाला हुआ है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक ना कर जाए, ठीक है, क्योंकि संट तो हमने डाल दिया लेकिन उसके ब्लॉकेज की संभावना जो है वो हो जाती है, तो ये कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। नेक्स्ट संट इन्फेक्शन, जो हमने संट डाला उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सीजर, सीजर जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन है। देन डेवलपमेंट डिले, यानी कि बच्चा जो है वो ग्रो धीरे हो जाएगा, बच्चों में जो है वो चिल्ड्रंस में जो है वो डेवलपमेंट धीरे हो जाएगा। एंड ब्रेन हर्नियस इफ अनट्रीटेड, अगर आपने इंक्रीज आईसीपी को या हम कहें कि हाइड्रोसेफेलस को ट्रीट नहीं किया गया है तो वो और ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, और ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो ब्रेन के जो जितने भी हमारे पास में पार्ट है, सेरिबिलम, सेरिब्रम, मेंडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स, ये सब अपनी जगह से हट जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन हर्नियस, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन कंडीशन आ सकती है, क्लाइंट जो है वो मर भी सकता है। तो अगर ट्रीट नहीं किया गया तो ब्रेन हर्निएशन जो है वो हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें कि कितने परसेंट जो है वो संभावनाएं होती है हाइड्रोसिफेलस हो जाए या फिर जो है उसके बचने की, तो दोस्तों काफी गुड प्रोग्नोसिस है इफ ट्रीट अर्ली। जितना जल्दी आप जो है वो हाइड्रोसिफेलस को ट्रीट करोगे तो उसका प्रोग्नोसिस उतना ही जो है वो हमारे पास में अच्छा आता है। डिलेड ट्रीटमेंट कैन लीड टू ब्रेन डैमेज, डेवलपमेंट डिलेस और डेथ। अगर डिले करते हैं हम ट्रीटमेंट में तो हमारे पास में ब्रेन डैमेज होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि अंदर आईसीपी तो बढ़ रहा है, सीएसएफ तो बढ़ रहा है और बाहर स्कल है, अंदर प्रेशर जो है वो सीएसएफ का बढ़ रहा है, बाहर जो है वो खोपड़ी है, तो उसकी वजह से ब्रेन के जो टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाएंगे, हर्निएशन हो जाएगा, डेवलपमेंटल डिले हो जाएगा, जहां कहीं पे प्रेशर होगा तो जो डेवलपमेंट एरिया है वो डिले हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है अगर आपने ट्रीटमेंट में डिले की तो अगर प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है अगर आपने अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। तो अगर आप लेट करोगे तो फिर हमारे पास में जो है उसमें ब्रेन डैमेज, डेवलपमेंट डिले और डेथ की जो है वो संभावना बढ़ जाती है। क्लियर है। लास्ट आ गया हमारे पास में दोस्तों थैंक यू, यानी कि अब तक जो है वो हमने हाइड्रोसिफेलस को देखा था, ठीक है, हाइड्रोसिफेलस को हमने बहुत डिटेल से जो है देखा, इसका फ्लो देखा, जिसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से आ गई है उसको आगे की सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसलिए मैंने शुरुआत में इसके जो है प्रोडक्शन देन सर्कुलेशन पे सबसे ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया। तो हमने सबसे पहले इसके जो है वो नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखी, देन डेफिनेशन देखी, देन उसके बाद हमने जो है वो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे, एटियोलॉजी देखी, डायग्नोस्टिक टेस्ट देखा, देन हमने मैनेजमेंट देखा, पहले सर्जिकल मैनेजमेंट, देन उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट और फाइनली हमने जो है वो नर्सिंग मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन देखी। इस तरीके से पूरा हाइड्रोसिफेलस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं उसके लिए वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है और आपको बता भी दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से जो है वो क्लियर हो चुका है। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा, और कोई सा भी टॉपिक चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स हो अगर वो पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके जो है बता सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से लेते हैं अलविदा, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।